बाइनरी दो मिक्सचर चीजें हैं दो सर, चीजें हैं, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट, वेरी गुड, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। ध्यान समझते जाना एक बार में। सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफरेंस समझ लो। सॉल्यूट सॉल्वेंट का एक ही डिफरेंस है, जिसका वेपर प्रेशर कम वो सॉल्यूट, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो सॉल्वेंट। हम जनरली क्या समझते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन कम वो सॉल्यूट, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वो सॉल्वेंट। मगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर ये जरूर है कि अगर दोनों की क्वांटिटी इक्वल इक्वल है तो उस केस में हमारा जितना अमाउंट सॉल्यूट का है एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट अगर सॉल्वेंट का है, तो उस केस में वेपर प्रेशर जिसका भी कम होगा वो कहलाएगा आपका सॉल्यूट कम वाला, और ज्यादा वाला कहलाएगा सॉल्वेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? जी सर। ठीक है, आगे समझिए जरा। इसके बाद आता है हमारा इस सॉल्यूट सॉल्वेंट के बाद टाइप। इसमें ना डिफरेंट आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। जैसे पहला बेसिक फॉर्मूला आप याद रखना, मोल। मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद रहेगा जल्दी? मोल का फॉर्मूला याद हुआ? क्या होता है मोल का फॉर्मूला, बताइए? व्हाट इज द गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मोल निकालना सीख जाओ तो क्या निकालना सीख जाओगे ऑटोमेटिकली? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या भला होती है? मोल फ्रैक्शन होती है मोल्स का रेशियो। फॉर एग्जाम्पल दो चीजें हैं ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ए वुड बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन बी वुड बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। जी सर। मोल जी सर। फ्रैक्शन का सम बच्चों हमेशा याद रखना 1 होता है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए निकाल लूं तो ऑटोमेटिकली, या बी निकाल लूं तो ए निकालना आसान हो गया 1 में से माइनस करके, किसी एक को निकाल लो, दूसरा ऑटोमेटिकली आप निकाल पाओगे। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। यस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना सीख गए तो नेक्स्ट टॉपिक समझो इंपॉर्टेंट। मैं आपको खाली अब मेजर मेजर चीज बता रहा हूं। मोलारिटी, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला सुन लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या यूनिट है इसकी? मोल पर लीटर। मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, तो एक चीज और क्लियर हो गई यहां से कि टेम्परेचर का असर दिखाई देगा इसके ऊपर। टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो इसकी वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। यस सर। इसका मतलब मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये डिपेंडेंट नहीं, ये जो है रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने पर चेंज हो सकती है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिलायबल। एम आई क्लियर टू ऑल? जी सर। ओके। अब इसी की जैसी एक और चीज होती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस। जी सर। हाँ या ना? यस। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि अगर डेंसिटी क्वेश्चन में आपको मोलारिटी की टर्म्स में आपको परसेंटेज दे दी, जैसे मान ली उसने कह दिया 10% ए इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट मोलारिटी। क्या निकालनी है? कैलकुलेट मोलारिटी। ए को मान लो, ए दे दिया उसने NaOH, NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से? 10% NaOH की एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इसमें 10 ग्राम तो NaOH है, तो बताओ 90 ग्राम क्या है? वाटर। पानी है। सही है, तो ये क्या हो गया? का गिवन मास हो गया 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगा मैं NaOH का। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Na का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 40। क्या निकाल लूंगा तुरंत यहां से? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 10/40। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस। अब मुझे क्या नहीं पता? मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी किसकी होती है याद रखना हमेशा? डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की होगी, इसलिए मास भी सॉल्यूशन का लोगे और वॉल्यूम भी किसकी निकल के आएगी? सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको? 2। बताओ मास कितना लोगे सॉल्यूशन का?
ये बता दो बस खाली। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100. 100। वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है। कैसे पहचाना? 100. 10 ग्राम तो इसमें सॉल्यूट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मास हो गया 100। यहाँ से क्या निकल के आ गई? वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितनी आ गई? 100/2 दैट इज 50। मगर ये किस में आई? ml में। इसको लीटर में डालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये वॉल्यूम लीटर में आ गई। तो अब वॉल्यूम भी निकल गया और नंबर ऑफ मोल्स निकला ही हुआ, तो कैपिटल एम निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या सही बच्चों क्लियर है ये? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अगर ये मोलैरिटी वाली बात समझ आ गई तो इसी का तुरंत एक और पार्ट आता है मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे आता है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? इन केजी। इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। जी सर। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वन इज मोर रिलायबल? मोलालिटी। मोलैलिटी मोर रिलायबल। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। ओके, अब आगे सुनिएगा अगर ये क्लियर हो गया तो। अब स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पर एक टर्म आती है मोलैरिटी, मोलैलिटी के बाद पीपीएम। व्हाट इज पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि एक पार्ट प्रेजेंट है 10⁶ पे, 10⁶ पार्ट में। यहीं से एक और टर्म निकल के आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जानते हो क्या होता है? स्ट्रेंथ इज सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन नीचे क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये किसमें है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन नीचे क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जी बोलिए। पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, पार्ट का मतलब ही क्या है? एक पार्ट पर मिलियन, मतलब पर मिलियन के रेस्पेक्ट में आपको बोलेगा 10 ppm, यानी कि 10 × 1/10⁶। ओके आप सर. समझ आ गई? अब सुनिए, इसके तुरंत बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी के बाद हमारा जो पहला लॉ आता है दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि जितनी भी गैस डिसॉल्व हो रही है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो लग रहा है वो डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा। इससे फॉर्मूला निकल के आता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए। जाए यहाँ पे क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? ध्यान रखना, सॉल्यूट यहाँ पर गैस है। क्या मेरी बात याद रहेगी? तो P जैसे ही हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला KH जाए, जहां पे जाए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और गैस क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट। एम आई क्लियर टू ऑल? एक बार स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिखा दीजिए. स्ट्रेंथ क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब हेनरी लॉ हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। जैसे मैंने कह दिया N2 आपको दे रखा है डिसॉल्व्ड इन वाटर, जनरली डिसॉल्व नहीं होती लेकिन दे दिया आपको। और कह दिया आपको कि हेनरी लॉ कांस्टेंट KH फॉर नाइट्रोजन दे दिया आपको 2। तो आपसे पूछ लिया व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, या प्रेशर एक्सर्ट कितना है? प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा? निकाल पाओगे? नहीं। N2 डिसॉल्व्ड इन, यहाँ दे देगा वो 14 ग्राम N2 डिसॉल्व्ड इन 90 ml वाटर। तो पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल लो, 14/28। फिर आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कैसे निकालोगे? गिवन मास 90, पानी का मास 18, कितने मोल्स हो गए? 5। ये कितना हो गया? 1/2। यहां से मुझे निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। कैसे निकलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2? अभी सिखाया था मैंने। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकलता Number है of moles of N2 upon number of moles in the total solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाँ या ना? तो ये हो गया हाफ अपॉन हाफ प्लस 5। क्या निकल के आ गया? मोल फ्रैक्शन N2 आ गया। और क्या गिवन है हमें? KH गिवन है। क्या निकाल लोगे यहाँ से? P निकाल लोगे। P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू KH जाए N2। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। KH की वैल्यू क्या गिवन है? KH की वैल्यू 2। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अगर हेनरी लॉ क्लियर हो गया तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन सुन लो। हेनरी लॉ की 3 एप्लीकेशन है। पहला है स्कूबा डाइवर। पहला कौन सा है? स्कूबा डाइवर। और दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है इसके बाद माउंटेन क्लाइंबर।
कौन सा? माउंटेन क्लाइंबर। और तीसरा है हमारा यहाँ पे स्कूबा डाइवर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कौन सी? Carbonated drinks, sir. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, याद रहेगा। पहला बताओ, पहला कौन सा है? स्कूबा डाइवर। क्यों? स्कूबा डाइवर क्या करता है? अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करता है, और इस सिलेंडर के अंदर याद रखिएगा आप लोग क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। इसके अंदर प्रेजेंट है O2, N2 और हीलियम। O2, N2 और साथ में क्या आ गया? हीलियम। अब O2 क्या होता है? O2 जब जैसे जैसे पानी में जाते हैं ना, डेप्थ में जाते हैं, तो O2 लिक्विफाई हो जाती है, और O2 को लिक्विफाई होने से रोकने के लिए हम क्या डालते हैं? N2 डालते हैं। N2 O2 को लिक्विफाई होने नहीं देती, मगर क्या होता है, जैसे जैसे हाई प्रेशर होता है तो N2 गैस भी ब्लड में डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। डिजोल्व होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जहरीली गैस नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही N2 हम बाहर निकलते हैं, उस डेप्थ से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो N2 कब डिजोल्व हुई थी? N2 डिजोल्व हुई थी हाई प्रेशर पे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, तो N2 गैस एस्केप करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कहाँ घुल चुकी है? ब्लड में। तो ब्लड में से निकलने की जैसी वो कोशिश करेगी, वहां पर वो एक तकलीफ, एक दिक्कत कॉज करती है, इसको बोलते हैं बेंड्स। तो बेंड्स ना हो इसके लिए हम क्या डालते हैं? हीलियम डालते हैं। हीलियम नाइट्रोजन को ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं होने देती, इसीलिए हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में 3 चीजें होती हैं, O2, N2 और साथ में हीलियम। याद रहेगा सभी को? एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। जी इसके बाद है माउंटेन क्लाइंबर। अब माउंटेन क्लाइंबर क्या होता है? माउंटेन क्लाइंबर में जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो, हाइट पे जाते हो, ऊपर क्या कम हो जाती है? जल्दी बोलो, हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या कम हो जाती है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो क्या होगा? हमारे सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, हाँ है ना? तो जैसे ही ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, दिमाग कम सोचेगा, तो दिमाग अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा। उस अनकॉन्शियसनेस को हम लोग एक बीमारी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनॉक्सिया। उस एनॉक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि वो ऑक्सीजन लेते रहे। ठीक है। समझ आ रही है? सर हाँ जी। सर सॉल्युबिलिटी हट गया क्या? कौन सा? सॉल्युबिलिटी। अभी आएगा इसके बाद। अच्छा ओके। अब देखिए, ये समझ आ गई बात? माउंटेन क्लाइंबर वाली कहानी क्लियर हो गई। और लास्ट है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हम सभी जानते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है कि जैसे ही आप H2O के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? CO2 ऐड करते हैं, जिसे कोल्ड ड्रिंक कह देते हो आप लोग, H2CO3, जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड भी कह देते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक को क्या करता है? टैंगी बना देता है। और ये तब तक CO2 डिजोल्व होती है जब प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर, और टेम्परेचर कैसा होता है? लो टेम्परेचर। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जी सर। ठीक है। तो ये थी हमारा हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन। इसके तुरंत बाद आता है हेनरी लॉ की एप्लीकेशन के बाद आपकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब पहले समझ लो, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या डिसॉल्व हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप डिसॉल्व कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आप जानते हो टेम्परेचर का असर लगाएं तो बताओ, गैस इन लिक्विड सॉल्युबल होगी या कम सॉल्युबल होगी? जल्दी बोलो, सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में। लिक्विड इन लिक्विड बताइएगा, और सॉलिड इन लिक्विड बताइएगा क्विकली। गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ेगी या घटेगी? अरे बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी सर। कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाएगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसकी एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हमारे स्टे करने की। और गैस का स्टे करना इज नोन एज, गैस का स्टे करना इज नोन एज, जल्दी बोलो, सॉल्युबिलिटी। गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी। अगर गैस एस्केप कर रही है तो वो सॉल्युबिलिटी नहीं कहलाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? जी सर। ठीक है।
अब आगे सुनिएगा, अगर ये क्लियर हो गया तो। लिक्विड इन लिक्विड, ये डिपेंड करता है लिक्विड इन लिक्विड में लिक्विड कैसा है। अगर तो लिक्विड हमारा पोलर है या हम बोले तो लाइक लिक्विड है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे दोनों लिक्विड्स आपस में जल्दी से मिल जाएंगे। मिसिबल भी कहते हैं इसको, लाइक मतलब मिसिबल, मिसिबल मतलब घुलनशील, जो एक दूसरे में घुल पा रहे हैं वो लिक्विड्स क्या कहलाते हैं, मिसिबल। और इमिसिबल क्या होते हैं, जो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मिसिबल लिक्विड का तो ऑब्वियस सी बात है पहले ही घुल रहे थे और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जल्दी से कंबाइन कर जाएंगे। और लिक्विड इन लिक्विड में अगर वो इमिसिबल है, कौन है वो, इमिसिबल, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में मिलाने पे तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद दे स्टार्ट मिक्सिंग भी दिखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पानी और तेल जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम हीट करते हैं या बॉईल करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तेल और पानी मिलकर एक मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं, जिसे इमल्शन कहते हैं। उस इमल्शन में तेल और पानी बहुत ही फाइन बाउंड्री के साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और आपको एक नई सॉल्यूशन मिलती है। उसी को हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। उसको हम लोग इमल्शन बोल देते हैं, जिसमें ऑयल इन वाटर मिल तो रहा है लेकिन वो नाम मात्र के लिए मिला है, मतलब बॉन्डिंग तो है मगर बहुत वीकेस्ट बॉन्डिंग है, आसानी से टूट भी सकती है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए Yes, sir. हाँ या ना। ठीक है, Yes, sir. तो अगर ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट आपको समझ आ गया, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा सॉल्युबिलिटी के तुरंत बाद, कि अगर ये कोई भी कंपाउंड की हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हेनरी लॉ सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और यहीं पर एक और लॉ निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउट्स लॉ। कौन सा लॉ? राउट्स लॉ। राउट्स ने सिर्फ एक ही बात कही, उसने कहा अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा वॉलेटाइल सब्सटेंस है या एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, जैसे मान लो एक कंटेनर था, इसमें पहले एक सॉल्वेंट था ए जो है ये प्योर सॉल्वेंट है। ये कैसा सॉल्वेंट है? प्योर सॉल्वेंट, आसानी से उड़ रहा था, वेपर बना रहा था। इसका प्रेशर हो गया पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या हो गया? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, याद रहेगा। ऐसे ही बी था एक, इसके पास भी अपना प्रेशर था, ये हो गया पी नॉट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, लेकिन ऐड करने की कंडीशन रखी कि ए और बी आपस में मिक्स नहीं करेंगे, यानी कि कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यानी कि इसमें अब ए भी है और बी भी है। तो इस केस में जो पी टोटल होगा, पी टोटल यानी कि टोटल प्रेशर, दैट वुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्या है मेरी बात समझ आ रही है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से मतलब समझ पा रहे हो आप, हाँ या ना? व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी? जल्दी से बताइए। पार्शियल वर्ड का मतलब क्या है? देखो, इस पूरे कंटेनर का जो प्रेशर है वो सिर्फ ए की वजह से नहीं होगा, और इस पूरे कंटेनर का जो प्रेशर है वो सिर्फ बी की वजह से नहीं होगा। इस पूरे कंटेनर के प्रेशर के लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल है और बी भी रिस्पॉन्सिबल है, ये बात मानते हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसीलिए अब ए और बी का प्रेशर प्योर नहीं है, ए और बी का प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं ये समझ लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये लर्न कर लेना इस बात को। मैंने क्या कहा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर किसके होता है? प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन, यानी कि पूरी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हर नंबर ऑफ मोल क्या करेगा? अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो कितना है? पी नॉट ए। तो उसने कहा अगर मैं पार्शियल प्रेशर ए का निकाल रहा हूं दैट इज सिंपली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही पीबी कैसे निकालोगे? पीबी वुड बी इक्वल टू पी नॉट बी इनटू जाई बी, हाँ या ना? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अगर ये समझ आ गया तो बताओ पी टोटल का फॉर्मूला क्या बन गया? पी टोटल इज इक्वल टू हो गया पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। यहां पे मैं ये लिख सकता हूं पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी को लिख दिया पी नॉट 1 माइनस जाई ए, क्योंकि हम जानते हैं जाई ए प्लस जाई बी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं जाई बी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस जाई ए। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट हो गया पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी जाई ए। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ गया? जाई ए, तो अंदर क्या बचा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस साथ में क्या बच गया? पी नॉट बी। एम आई क्लियर टू ऑल? ये हमारा फॉर्मूला आ गया पी टोटल का। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ये तो था जब दोनों के दोनों चीजें वॉलेटाइल है, यानी कि ए भी वॉलेटाइल है, उड़ सकता है, और बी भी वॉलेटाइल है, दोनों उड़ सकते हैं, तो दोनों के सम के
बराबर आ गया हमारा पी टोटल। लेकिन ऐसा भी केस पॉसिबल है नॉन वॉलेटाइल के केस में, जिसमें क्या हो रहा है, एक उड़ रहा है और एक नहीं उड़ रहा। मान लो ए तो वॉलेटाइल है लेकिन बी नॉन वॉलेटाइल है, तो ऑब्वियस ही बात है इस केस में जो टोटल प्रेशर होगा डिपेंड किस पे करेगा, बताओ पढ़े लिखे बच्चे हो। अगर ए वॉलेटाइल है बी नॉन वॉलेटाइल है, तो इस केस में अगर मैं प्रेशर निकालूं तो प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ बी वाले। सिर्फ और सिर्फ ए पर, क्योंकि ए ही तो प्रेशर में हेल्प करेगा, हाँ या ना। बी का तो प्रेशर कितना हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो पी हाँ टोटल नल हो जाएगा वो नॉन वोलेटाइल। पी ए कह दूं, जल्दी बोलो, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए, हाँ या ना। और पी ए क्या है यहाँ पे आपका, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट सिर्फ इसी की वजह से ही टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा। एम आई क्लियर टू ऑल, जल्दी बोलिए। जी सर। ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को, जल्दी बोलिए इतना, हाँ या ना। यस अगर ये समझ आ गया तो इसी के बाद हमारा दो चीजें आती हैं, एक होती है हमारी आइडियल सॉल्यूशन और एक होती है हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों का डिफरेंस बहुत आसान है आइडियल और नॉन आइडियल में। आइडियल सॉल्यूशन जो होती है उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि डेल्टा V जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन एंथैल्पी जीरो, और इवन जो पी टोटल है इसका प्रेशर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के बराबर और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होता है, ऐसा ये मान के चलते हैं आइडियल के अंदर। जबकि नॉन आइडियल कहती है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी सॉल्यूशन के बनने पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो के बराबर ना हो, बिल्कुल सही कहती है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो हो, ये भी पॉसिबल नहीं है कि एंथैल्पी में कोई ना कोई बदलाव आएगा ही आएगा। और ये कहती है पी टोटल कभी भी बराबर नहीं होगा पी ए के और ना ही बराबर होगा पी बी के। एम आई क्लियर टू ऑल। ये ना आइडियल सॉल्यूशन जो होती है ये एक ऑब्सोलीट बात है, मतलब जनरली इन नेचर ऐसी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिसमें ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही हो। नियर टू आइडियल तो हो सकती है लेकिन परफेक्टली आइडियल कोई भी चीज नहीं है। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स है ना, जैसे मान लो मैंने दो चीजें मिला दी, हेक्सेन मिला दिया और प्रोपेन मिला दिया, तो इनके अंदर आपस में इंटरेक्शन नाम मात्र के बराबर है। अगर नाम मात्र के बराबर है ना तो इनकी चेंज इन वॉल्यूम हुआ ही नहीं, ना तो कुछ नया बना ना कुछ पुराना घटा। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम भी इनका जीरो है और ना पुराने बॉन्ड्स टूटे ना नए बॉन्ड बने, इसलिए डेल्टा एच भी जीरो है। और जो प्रेशर पहले हेक्सेन लगा रहा था, जो प्रेशर पहले प्रोपेन लगा रहा था, इन्हें एक कंटेनर में डाल दिया, तो जितना हेक्सेन लगा रहा है उतना ही प्रोपेन लगा रहा है, उतना ही हमारा पी टोटल, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। तो ऐसा हम इसको नियरली मान लेते हैं, नियरली आइडियल। लेकिन असल में ये भी स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइट बॉन्डिंग तो फॉर्म कर ही लेते हैं, क्योंकि जब भी कोलिजन होगी ना बच्चों, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होगी, और जब भी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होती है बॉन्डिंग बनती है। एम आई क्लियर टू ऑल। तो जो रियल सिचुएशन है ना, जो रियल कंडीशन है, वो है आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन और एक होती है आपकी नेगेटिव डेविएशन। इसकी एक बहुत छोटी सी हिंट देता हूं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की। देखो ए रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को। और जो बी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को। किसे कर रहा है रिप्रेजेंट? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को। ठीक है, ये मानता है पॉजिटिव डेविएशन के लिए कि ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये कैसी है? इनिशियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी अपने आप में, ए अपने आप में स्ट्रॉन्ग था, बी अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे ही आपने इसे मिक्स किया और क्या बनाया? ए बी इंटरेक्शन बनाया, तो ए बी इंटरेक्शन जो थी, ये वाली इंटरेक्शन उन्होंने कह दिया ये हो गई वीक। और अगर ये वीक हो गई तो आप मुझे बताइए प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अरे बोलो, फाइनल प्रोडक्ट के बॉन्ड्स हैं, वीक हैं तो बॉन्ड टूटेंगे, हाँ या ना? फाइनल कंपाउंड के बॉन्ड्स ज्यादा लगेंगे, हाँ या ना? शाहिद, अदिति, ये बात समझ आ रही है? देखो ए इंटरेक्शन कर रहे हैं, बी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट की बात हो रही है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बात हो रही है। सॉल्यूट सॉल्यूट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा था। इन्हें हमने जैसे ही मिक्स किया तो क्या बन गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड बन गया। और सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड जो है वो कैसा है? वीक बॉन्ड है। अगर वो वीक बॉन्ड है तो बॉन्ड टूटेगा। अरे बोलो हाँ या ना? बॉन्ड टूटेगा। अगर बॉन्ड टूटेगा तो एक्सपेक्टेड प्रेशर मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉन्ड बन जाएंगे, मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो आसानी से घूम नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा,
और उड़ नहीं पाएगा तो प्रेशर कैसा एक्सर्ट करेगा, कम एक्सर्ट करेगा। लेकिन असल में ऐसा तो हो नहीं रहा, असल में तो यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा क्या हो रहा है, जल्दी बोलिए। अरे बोलोगे, यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नया बॉन्ड बन रहा है वो नया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इतना बताओ चलो पहले। वीक है। वीक है, तो अगर बॉन्ड वीक है तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, जल्दी टूट जाएगा। अगर जल्दी टूट जाएगा तो पार्टिकल ज्यादा फ्री हो जाएंगे, हाँ या ना। जी सर। यस अगर पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे तो प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा, खत्म सी बात। ये है इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव में उल्टा कर दो, नेगेटिव में क्या करोगे, ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन इनिशियली कैसी रही होगी, इनिशियली वीक रही होगी। तो मुझे लगा वीक बॉन्ड है, ये तो वैसे ही भागने को तैयार है, चलो एक काम करते हैं इनको मिला देते हैं। तो क्या बन गया, ए बी, आया ना। जी सर। तो अब क्या हुआ, हमने जैसे ही इनको मिक्स किया ए बी बनाया, लेकिन ए बी क्या निकला, ए बी निकला स्ट्रॉन्ग। और अगर ए बी स्ट्रॉन्ग है तो आप मुझे बताओ प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, बोलिए। नया बॉन्ड जो बना, मॉलिक्यूल जो बना, वो स्ट्रॉन्ग बन गया। तो क्या पार्टिकल्स अब एस्केप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, पहले कंपैरिजन में लेस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। जी सर। जी सर। Yes. सबको क्लियर है ये, यस सर। Yes. ठीक है। अब आगे सुन लो, नेक्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बाद एक और टर्म आती है, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। अब इसकी बारे में समझ लो। एजियोट्रॉप के कुछ गिवन पॉइंट्स याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछेगा। पहली बात तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं। क्या है ये एजियोट्रॉप, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनके आपस में मिलने के बाद उस पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। एम आई क्लियर टू ऑल। इसका वेपर प्रेशर, इसका प्रेशर जो होता है वो वेपर फेज में और लिक्विड स्टेट में, वेपर फेज में इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर और लिक्विड फेज में इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, ये सारे के सारे ये क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है। एम आई क्लियर टू ऑल। क्या बोला मैंने, बात समझ आ रही है। एजियोट्रॉप्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्रेशर जो होता है बेसिकली वो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, दोनों ही फेजेस में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं एजियोट्रॉप्स, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्या नाम दिया मैंने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोनों का डिफरेंस जानते हो, मिनिमम और बॉइलिंग मैक्सिमम का। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिसको आपको कम से कम हीट देनी पड़ रही है। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो मुझे उस सॉल्यूशन को हीट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या कम हीट देनी पड़ेगी। अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कर रही है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या उस सॉल्यूशन को उसके पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए उन्हें कराने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या कम, तो कम देनी पड़ेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब जो फाइनल बॉन्ड्स बन रहे हैं वो बॉन्ड कैसे हैं, तो बॉन्ड वीक है, और बॉन्ड वीक है तो मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कम काम में ही काम हो जाएगा, कम हीट में ही काम हो जाएगा। इसीलिए जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। एम आई क्लियर टू ऑल। याद रहेगा सभी को। मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक साथ चार चीजों को कवर करता है। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। इसमें चार चीजें कवर होती हैं एक साथ। अब वो कौन कौन सी चार चीजें हैं, पहला आता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ये और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार है, जिसमें से पहला है रिलेटिव लोअरिंग। एक समझ लोगे तो बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं।
मान लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट था और इस सॉल्वेंट का जो प्रेशर था वो था आपका प्योर सॉल्वेंट था, इसलिए इसका प्रेशर था पी नॉट। ठीक है, इस सॉल्वेंट में मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। क्या ऐड किया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हाँ या ना? सॉल्यूट डल गया किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर ना। तो सॉल्यूट डला सॉल्वेंट के अंदर, तो ये क्या बन गई? सॉल्यूशन बन गई। क्या बन गई बच्चों? सॉल्यूशन बन गई। अब मुझे बताओ, इस सॉल्यूशन का प्रेशर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बोलो। इस सॉल्यूशन का प्रेशर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मैं सॉल्यूशन को पीएस मान लेता हूं, इसके प्रेशर को, पहले सॉल्वेंट का प्रेशर पी नॉट था, अब सॉल्यूशन का प्रेशर पीएस है, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आउट ऑफ पी नॉट एंड पीएस विच वन इज ग्रेटर, पी नॉट और पीएस? पी नॉट ग्रेटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने के बाद तो प्रेशर पहले से थोड़ा सा क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। इसका मतलब पी नॉट बड़ा है पीएस से। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी निकली है उसका नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग मतलब क्या होता है? कमी आना। अब कमी कितनी कमी आ रही है, कैसे निकालूं? बड़े में से छोटे को माइनस कर दूं, यानी पी नॉट माइनस पीएस। ये क्या शो कर रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर उसने कहा रिलेटिव निकालना, क्या है रिलेटिव लोअरिंग? रिलेटिव कैसे निकालते हो? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो ये कितना हो गया? पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? रिलेटिव लोअरिंग। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ये रिलेटिव लोअरिंग करवा कौन रहा है और किसकी वजह से रिलेटिव लोअरिंग हुई है? प्रेशर घटा क्यों है? वेरी गुड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से प्रेशर में वेरिएशन आ गया, और अगर प्रेशर में वेरिएशन आ गया तो अकेला तो है नहीं सॉल्यूट, सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी है। इसीलिए यहां पर हम क्या लेके चलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला निकल के आया रिलेटिव लोअरिंग का, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? जाए। और जाए किसका होता है? हमेशा याद रखना, सॉल्यूट का। क्या पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई आप लोग को रिलेटिव लोअरिंग वाली? चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ी सिंपल सर सी, जो हमने N2 लिया है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट बॉइल हो रहा था हमारे कितने टेम्परेचर पे? टी नॉट पे। ठीक है, अब क्या हुआ? सॉल्यूट में हमने क्या डाल दिया? सॉल्यूट में हमने सॉल्वेंट डाल दिया। जैसे ही हमने सॉल्यूट में सॉल्वेंट डाल दिया, ये क्या बन गया हमारा? टीएस बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? नमक डाल दिया पानी में, बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोलो। नमक डाल दिया पानी में, नमक वाला पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है? अरे तो कॉमन सेंस है बच्चों, ज्यादा है। तो टीएस का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है टी नॉट से ज्यादा है। और मुझे निकालना क्या है? एलिवेशन, मतलब इंक्रीज निकालना। इंक्रीज कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो टीएस में से टी नॉट को माइनस कर दिया, क्या निकल के आ गया यहाँ पे? डेल्टा टीबी। व्हाट इज डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। और ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम देखें तो ये भी सॉल्यूट की वजह से ही हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वजह से ही हो रही है। लेकिन आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर आ गया तो मैं नीचे वॉल्यूम नहीं ले सकता, क्योंकि वॉल्यूम तो टेम्परेचर के आते ही चेंज हो जाएगी। इसलिए मुझे कैसा ऐसा नीचे लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर जो कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो। तो हमने क्या लिया यहाँ पर? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताओ इससे क्या बन गई टर्म? अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी टर्म क्या बन गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या कहलाता है? मोलालिटी। तो ये फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, या फिर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू स्मॉल एम। इसको हम और भी खोल सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, उसे भी खोल दिया, W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W1, जहां पे W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? ये दोनों क्या है? गिवन वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और M2 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रही है शायद? यस सर। केबी क्या होता है हमारा यहाँ पे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
दूसरा नाम इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा इसलिए इसको फास्ट पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो ये मेरी सॉल्यूशन वाली जो प्लेलिस्ट है ना पूरा देख लेना, उसमें बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है मैंने, आपकी स्पेस के हिसाब से तैयार कर सकते हो। यहां से एक और प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी है, इसको बताता हूं क्या करना है इसके अंदर। इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, अब इसमें उल्टा होता है, प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ है, और जैसे ही आप नमक डालेंगे पानी में तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, यानी कि कौन बड़ा है, ध्यान रखिएगा इस केस में उल्टा होता है, टी नॉट एफ टी एफ से बड़ा है, क्योंकि टी एफ तो नेगेटिव है और टी नॉट एफ जीरो है, तो जीरो नेगेटिव से बड़ा होता है, इसलिए टी नॉट एफ बड़ा हो गया। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कमी, और कमी कैसे निकालते हो, बड़े में से छोटे को माइनस करके, इसीलिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और डेल्टा टी एफ भी डिपेंड किस पे करता है, मोलालिटी पे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनता है हमारा के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? सिमिलर प्रॉपर्टी है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाली है ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट है, कोई इस पीस में इश्यू नहीं आता। हल्का सा भी डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना दोबारा से, ये मैं दोबारा इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आप बच्चों ने 3 बार ये पढ़ा हुआ है, ये खाली एक रिविजन दे रहा हूँ फास्ट में आप लोगों को। और लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो हमारी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, हमेशा जो सॉल्वेंट होता है वो कहां से कहां मूव करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, वो भी किसके थ्रू, थ्रू एसपीएम। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अगर हमने मान लो ये कंटेनर था, एक तरफ था लो कंसंट्रेशन, एक तरफ था हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया। अब यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहे थे, हमने क्या किया, इस पिस्टन पे प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाने से क्या किया कि इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोक दिया, अंदर नहीं आने दे रहे। तो वो प्रेशर, जिस प्रेशर पे आप सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोक देते हो, प्रेशर जिस पे सॉल्वेंट मूवमेंट क्या हो रही है, रुक रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। और इसी से प्रेशर हल्का सा ज्यादा लगा दिया हम लोगों ने तो क्या हो जाएगा बताना जरा, अगर मैंने इसी साइड पे थोड़ा और प्रेशर लगा दिया, ये तो हो गया ऑस्मोटिक पाई, अगर रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए। वेरी गुड, प्रेशर लगा दिया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं अब ये इधर जाएंगे, यानी कि अब सॉल्वेंट कहां से कहां जा रहा है, सॉल्वेंट अब जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी है, आरबीसी को क्यों प्लेस करते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, जो नोट्स में भी दिया हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यही है कि आप लोग वो सारा का सारा एक बार रिवाइज कर लेंगे,